डिनर टेबल पर अब अगर कोई सबसे ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था तो वो थी तृप्ति। ध्रुव की प्लेट खाली थी क्योंकि आस्था जिंदल ने उसकी प्लेट पर कोई भी डिश नहीं परोसी थी और ये आमोद की प्लेट से पूरी तरह ऑपोजिट था। लेकिन ध्रुव को इस बात की परवाह नहीं थी क्योंकि उसे इस तरह के ट्रीटमेंट की आदत थी और इसीलिए वो इतनी आसानी से शर्मिंदा भी नहीं होने वाला था। मिस्टर और मिसेस जिंदल, आप लोग प्लीज अपना खाना एंजॉय कीजिए। मुझे एक फोन कॉल करना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बस केवल 3 मिनट में ही इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के मामलों को हैंडल कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद आमोद प्राइवेट रूम से बाहर निकलता है और अपने असिस्टेंट को फोन लगाने के लिए अपना फोन बाहर निकालता है। विपुल, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की मेंबर लिस्ट में जिंदल फैमिली का नाम भी जोड़ दो। आमोद ने इस तरह से ऑर्डर देते हुए कहा था जैसे कि वो अपनी अथॉरिटी दिखा रहा हो। आफ्टर ऑल वो शर्मा फैमिली का बेटा था और इसीलिए दिल्ली में वो चाहे जो कर सकता था और चाहे जो पा सकता था। ध्रुव उसके लिए कुछ भी नहीं था। मिस्टर आमोद, मुझे डर है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आमोद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विपुल बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सीधे सीधे ये जवाब दे देगा। क्यों पॉसिबल नहीं है? अभी हाल ही में कुछ फैमिलीज ने कॉन्फ्रेंस को क्विट किया है ना? जी उन्होंने किया था, लेकिन पहले इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस पाली स्ट्रीट में हुआ करती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों वो कठौता एरिया के साथ हो रही है। विपुल की बात सुनकर हैरानी से आमोद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह आमोद के लिए बहुत बड़ी खबर थी। अगर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस कठौता एरिया के साथ हो रही है तो फिर तो उसकी वैल्यू और क्वालिटी दोनों ही अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है इसे करने का? मैंने सब कुछ सोचकर देख लिया है, लेकिन मैं कोई भी तरीका सोच नहीं पा रहा हूँ। अगर हम बाकी सभी चीजों को इग्नोर कर दें तो भी हमारे लिए किस्मत की बात होगी अगर हम इस बार शर्मा फैमिली को इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में एनरोल करवा पाएं। विपुल की इस बात को सुनने के बाद आमोद और भी कहीं ज्यादा हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कॉन्फ्रेंस की क्वालिटी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। आमोद बस प्रॉफिट्स में ही इंटरेस्टेड था। उसे निशा से कोई प्यार वगैरह नहीं था जो वो उसकी फैमिली की आउट ऑफ द वे जाकर मदद करे। इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस की वजह से शर्मा फैमिली नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। हो सकता है कि वो लोग कठौता एरिया के लोगों के साथ एक नई पार्टनरशिप कर सके। और यही वजह थी कि आमोद ने डिसाइड कर लिया था कि प्राइवेट रूम में जाकर वो जिंदल फैमिली से माफी मांग लेगा। जिंदल फैमिली के मेंबर्स चाहे जैसे भी हों, लेकिन वो लोग शर्मा फैमिली को नाराज करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। हालांकि ये बात और थी कि प्राइवेट रूम में एंटर करते ही उसे आस्था जिंदल सवाल करती हुई सुनाई देंगी। विश्वास, क्या हुआ? किसका फोन था? अभी कुणाल, मेरा मतलब है इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के मिस्टर खन्ना ने मुझे बताया है कि इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में जिंदल फैमिली का भी एक स्पॉट होगा। और तो और वो बता रहा था कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में एक परमानेंट काउंसिल मेंबर के लिए एक खाली स्पॉट है, इसीलिए वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं आजकल फ्री हूँ। विश्वास जिंदल की बात सुनकर आस्था जिंदल की खुशी का ठिकाना नहीं था। विश्वास, बहुत अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए। पूरी की पूरी जिंदल फैमिली इस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। इनफैक्ट हर किसी के चेहरे पर खुशी ही खुशी झलक रही थी। बस तृप्ति ही एक ऐसी थी जो एकदम शांत बैठी हुई थी। उसके हिसाब से इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी आमोद वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर सभी और भी कहीं ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिंदल फैमिली के दामाद की तो बात ही अलग है। जरा आमोद का काम तो देखो, उसे बस केवल एक फोन कॉल करने की ही जरूरत पड़ी है। उन सभी की बातें सुनकर आमोद थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जिंदल फैमिली ने इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस के मामले को सेटल कर लिया है। आमोद, ये लो, तुम भी विश्वास के साथ ड्रिंक लो। जिस तरह से चीजें बदली थी उसकी वजह से निशा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। यहाँ तक कि अगर जिंदल फैमिली के बाकी के मेंबर्स को इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस की वैल्यू के बारे में पता न हो, लेकिन निशा को पता था। शर्मा फैमिली के पास वाकई जिंदल फैमिली की मदद करने की काबिलियत है। लेकिन इस बात को देखते हुए कि आमोद केवल उसका पुराना दोस्त है, निशा जानती थी कि वो इतना अच्छा नहीं है कि वो उसकी मदद करे। तभी आमोद अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने ग्लास को हवा में उठाता है। भले ही उसने ये मैटर सेटल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही शांत था। मिस्टर जिंदल, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मैंने इतना भी कुछ नहीं किया है। बाय द वे, मेरे पास आपके लिए और भी गिफ्ट्स मौजूद हैं। हर कोई इस समय विश्वास जिंदल से बहुत ज्यादा जेलस महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी के मन में एक ही चीज चल रही हो। भले ही तृप्ति बेकार है, लेकिन इस बार जिंदल फैमिली की बड़ी बेटी निशा ने जिंदल फैमिली का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तभी अचानक से आमोद का मोबाइल फोन बजता है और अपने फोन की कॉलर आईडी देखकर उसकी आईब्राउज सिकुड़ जाती हैं। आखिर आमोद को किसका फोन आया था और क्या जिंदल फैमिली को कभी इस बारे में पता चल पाएगा कि इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में जिंदल फैमिली को स्पॉट दिलाने के पीछे ध्रुव का हाथ है? कैसे बनाएगा ध्रुव जिंदल फैमिली में अपनी जगह?
आमोद नोटिस करता है कि उसे इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस से फोन कॉल आ रहा है और इसीलिए वो अपने एक हाथ में वाइन ग्लास पकड़कर अपने दूसरे हाथ से फोन कॉल रिसीव करता है। हेलो, मैं शर्मा फैमिली से आमोद बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लेकिन जाहिर सी बात है कि फोन के दूसरी तरफ जो कोई भी था वो आमोद के जितना पोलाइट नहीं था। मिस्टर शर्मा, अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि इस बार की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस कठौता एरिया के साथ हो रही है। तो सारी सिचुएशन को इवैल्यूएट करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि इस बार की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की मेंबर लिस्ट से हम शर्मा फैमिली का नाम हटा रहे हैं। आई एम सॉरी। अपनी बात खत्म करने के बाद वो आदमी फिर सीधा फोन रख देता है। इनफैक्ट उसने तो आमोद को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया था। हालांकि ये बात और थी कि डिनर टेबल पर बाकी सभी ने ये सब कुछ सुन लिया था। प्राइवेट रूम में इस समय इतना सन्नाटा था कि सुई तक के गिरने की आवाज सुनाई दे सकती थी। आमोद इस समय बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आफ्टर ऑल, आज से पहले अपनी जिंदगी में वो कभी भी इस तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसा नहीं था। शर्मा फैमिली में आमोद का दर्जा बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसे आदत थी कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। इसके अलावा वो खुद भी इतना काबिल था कि पूरी दिल्ली में कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता था। लेकिन आज वो इस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका झूठ ऐसे सबके सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ से फोन कटने के बाद आमोद के चेहरे पर जैसे 12 बजे हुए थे। हालांकि ये बात और थी कि उसने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था। वो बस बैठ जाता है और अपनी प्लेट में मौजूद डिशेस को देखता है। चलिए खाना खाते हैं। आफ्टर ऑल इतनी टेस्टी डिशेस हैं, सब ठंडी हो रही हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं थी आमोद से कोई सवाल करने की। आफ्टर ऑल वो अभी भी शर्मा फैमिली का बेटा था। लेकिन तृप्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस केवल शांति से आमोद को देख रही थी। इससे पहले ध्रुव आमोद की एरोगेंस को बर्दाश्त कर रहा था और इसीलिए वो इस बात को ऐसे जाने नहीं दे सकती थी। तुम फोन पर क्या बात कर रहे थे? तृप्ति इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी और इसीलिए वो सीधा उससे पूछती है। हालांकि ये बात और थी कि आमोद तृप्ति का सवाल सुनकर थोड़ा चौंक गया था। उसके हाथ जो खाना खाने के लिए फोक को उठाने ही वाले थे वो तुरंत ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं। चुपचाप खाना एंजॉय करते हैं ना। खाते समय बात क्यों कर रही हो? हालांकि ये बात और थी कि अपनी माँ की बात सुनकर तृप्ति हैरानी से उसे देखने लगती है। आफ्टर ऑल ये जिंदल फैमिली थी, उसकी फैमिली। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग हमेशा से ही ये सोचते रहते हैं कि किसी भी इंसान को मक्खन कैसे लगाया जाता है। जाहिर सी बात है कि आमोद को शर्मा फैमिली के मामलों को भी सेटल तक करने का समय नहीं है, तो फिर ऐसे में उसके पास जिंदल फैमिली की मदद करने का समय कैसे होगा? हाँ, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। मिस्टर और मिसेस जिंदल, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये स्पॉट एक्चुअल में शर्मा फैमिली के द्वारा जिंदल फैमिली को दिया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर अभी भी बहुत सी सीट्स बाकी हैं। आपको शर्मा फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमोद वाकई झूठ बोलने में बहुत माहिर था। यहाँ तक कि ध्रुव का भी मन कर रहा था कि वो उसके झूठ को सबके सामने ले आए। हालांकि ये बात और थी कि उसने ऐसा नहीं किया। ध्रुव चाहता था कि आमोद पहले अच्छे से डींगे मार ले और नाटक कर ले, उसके बाद वो अपनी बर्बादी को देखे। हाँ, शर्मा फैमिली दिल्ली की एक बहुत ही रेप्यूटेबल फैमिली है। ऑफ कोर्स हमें तुम्हारी बात पर भरोसा है। सही कहा, मुझे भी शर्मा फैमिली पर पूरा भरोसा है। चलो चलो खाना खाते हैं। इतनी टेस्टी डिशेस के होते हुए भूखे क्यों रहना? जिंदल फैमिली के सभी मेंबर्स हंसते हुए कहते हैं। आमोद को ट्रीट करते हुए ध्रुव के मुकाबले हर किसी का एटीट्यूड पूरी तरह से अलग था। ये शर्मा फैमिली का मेंबर होने का फायदा था। जब आमोद ये देखता है तब वो तुरंत ही एक बॉक्स बाहर निकालता है और उसे विश्वास जिंदल की तरफ बढ़ा देता है। मिस्टर जिंदल, आप अभी अभी ही अब्रॉड से वापस आए हैं, तो मेरी तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हालांकि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इससे मैंने आपके लिए खुद चूज किया है। आमोद की बात सुनकर विश्वास जिंदल तुरंत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे ये गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? हाँ बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप लोग इतना पोलाइट क्यों हो रहे हैं? आमोद इतने प्यार से आपके लिए गिफ्ट लाया है, हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? इतना कहने के बाद ईशान फिर उस बॉक्स को आस्था जिंदल की गोद में रख देता है। जरा देखिए तो, इसमें जरूर ही कुछ अच्छी चीज मौजूद होगी। चलो सबको दिखाते हैं। जिंदल फैमिली के बाकी के मेंबर्स भी एक के बाद एक कहते हैं। सही कहा, जिंदल फैमिली तो बस केवल एक कॉमन फैमिली है जिसने शर्मा फैमिली के मुकाबले कभी भी दुनिया को इतने बड़े स्केल पे नहीं देखा है। इसीलिए चलो जरा हमें भी दिखाओ कि क्या गिफ्ट दिया है आमोद ने। जिंदल फैमिली के बाकी के मेंबर्स हमेशा से ही निशा से जेलस रहे थे और ये देखकर अब उनकी जेलसी कई गुना बढ़ गई थी। आखिर क्या गिफ्ट दिया है आमोद ने विश्वास जिंदल को, और क्या आमोद का सच जिंदल फैमिली के सामने आ पाएगा, या फिर ध्रुव सबकी नजरों में हमेशा गलत ही साबित होगा?
अरे ये बस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपको एंटीक्स कलेक्ट करना कितना अच्छा लगता है मिस्टर जिंदल, और इसलिए मैं ये आपके लिए लाया हूँ। आमोद ऐसे कह रहा था मानो उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। बाकी के सभी लोग वहां पर बस हैरानी से अपना मुंह खोले हुए बैठे थे। आफ्टर ऑल ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन की कीमत किसी भी ऑर्डिनरी एंटीक से कहीं ज्यादा होती है, कम से कम करोड़ों में। ऐसे में आमोद का ये कहना कि वो बस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन है, सबके लिए बहुत ही हैरानी की बात है। निशा, तुमने एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड चुना है। जिंदल फैमिली निशा की तारीफ करना शुरू कर देती है। हालांकि ये बात और थी कि निशा ऑकवर्ड महसूस करते हुए बस अपने चेहरे पर स्माइल के साथ खड़ी हुई थी। क्या आमोद वाकई में मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने इतना कीमती गिफ्ट क्यों दिया? विश्वास जिंदल को गिफ्ट डिलीवर करने के बाद आमोद की नजरें फिर ध्रुव पर टिक जाती हैं। ध्रुव, तुम भी तो आज कोई ना कोई गिफ्ट लाई ही होगे, है ना? आफ्टर ऑल ये पार्टी मिस्टर जिंदल के वेलकम के लिए रखी गई है। आमोद के शब्दों ने सबके लिए रिमाइंडर का काम किया था। वैसे तो किसी को भी विश्वास को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास जिंदल बस अभी ही अब्रॉड से वापस आए हैं। लेकिन अब क्योंकि निशा का बॉयफ्रेंड एक गिफ्ट लेकर आया है, तो ऐसे में अगर तृप्ति का बॉयफ्रेंड कोई गिफ्ट नहीं लाएगा तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी। आमोद की चाल को समझकर तृप्ति गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेती है। ये तुम्हें लगता है कि ये हमारे लिए एक गिफ्ट लाया होगा? मुझे तो इसी बात का शुक्र है कि इसने जिंदल फैमिली को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये तुम क्या बोल रही हो? जरूरी नहीं कि हर कोई गिफ्ट लेकर आए। इसके अलावा हर कोई शर्मा फैमिली के जितना अमीर नहीं होता। अब तुम और कुछ मत कहना। विश्वास जिंदल इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घर से जाने के बाद ऐसा भी क्या हो गया कि उनकी पत्नी इतनी ज्यादा बदल गई है। विश्वास जिंदल की बात सुनकर आस्था जिंदल बहुत ही अपसेट महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने विश्वास जिंदल को अभी तक सच नहीं बताया था। वो वाकई विश्वास जिंदल को बताना चाहती थी कि निशा के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बता नहीं पा रही थी। अगर वो अभी सबके सामने विश्वास जिंदल को सब सच बता देती है तो फिर वो निशा की बाकी की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। ध्रुव महसूस कर सकता था कि कैसे जिंदल फैमिली के मेंबर्स अपनी आंखों में नफरत के साथ उसे देख रहे थे। तृप्ति उसे दिलासा देते हुए कस के उसका हाथ पकड़े हुई थी। यहाँ तक कि वो तो उस जगह से जाना भी चाहती थी, लेकिन ध्रुव वहां से जाना नहीं चाहता था। उसके पास इतनी हिम्मत थी कि आज वो इस जगह पर आया। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदल फैमिली में किसी के पास भी उसे वहां से भगाने की हिम्मत नहीं है। मिस्टर जिंदल, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन को देख सकता हूँ? विश्वास जिंदल बहुत ही ज्यादा पोलाइट थे और इसीलिए आमोद की परमिशन लेने के बाद वो उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन को ध्रुव को दे देते हैं। ध्रुव उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन को देखता है और फिर वो आमोद की तरफ देखता है। तो कैसा लगा? तुमने आज से पहले इतनी कीमती और कमाल की चीज नहीं देखी होगी, है ना? मिस्टर शर्मा, आपने इसे कितने में खरीदा है? ज्यादा नहीं, बस 500 करोड़। हालांकि ये बात और थी कि आमोद की बात सुनकर जिंदल फैमिली पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि निशा ने अपने लिए सबसे बेस्ट पार्टनर और जिंदल फैमिली के लिए सबसे परफेक्ट दामाद चुना है। लेकिन तभी वहां पर कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ध्रुव के हाथों में मौजूद ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन अचानक से तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। ध्रुव, ये क्या किया तुमने? इससे पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता, तभी अचानक से दरवाजे पर एक नॉक होती है। दरवाजे पर एक वेटर खड़ा हुआ था। एक्सक्यूज मी, क्या मैं मिस्टर गिल से बात कर सकता हूँ? उस वेटर की बात सुनकर ध्रुव तुरंत ही चुटकी बजाता है और वेटर तुरंत ही उसके पास चला जाता है। प्राइवेट रूम में हर कोई ध्रुव को देखते हुए यही सोच रहा था कि वो अब क्या करने वाला है। आपने जो आइटम ऑर्डर किया था वो ये रहा। ध्रुव उस वेटर से उस आइटम को ले लेता है और सबकी क्यूरियोसिटी कई गुना बढ़ जाती है। ओह, लगता है तुम वाकई में मिस्टर जिंदल के लिए एक गिफ्ट लेकर आए हो। चलो, कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी तो समझ है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने आखिर किस तरह का गिफ्ट तैयार किया होगा। काफी क्यूरियस हूँ मैं। अब समझ में आया, तुमने मेरा गिफ्ट इसलिए तोड़ा क्योंकि तुमने खुद के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिंदल फैमिली के लिए मैं तुम्हें इस चीज के लिए माफ कर दूंगा, लेकिन तुमने जो मेरा नुकसान किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अभी इसी वक्त मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और फिर इस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन की दुगनी कीमत चुकाओ। 500 करोड़। अगर उसे दुगना कर दिया जाए तो वो कीमत 1000 करोड़ की हो जाएगी। जिंदल फैमिली के मेंबर्स इस समय ध्रुव को देख रहे थे, खासतौर पर आस्था जिंदल, जो ध्रुव से वैसे ही बहुत नाराज थी। अब क्या करेगा ध्रुव? क्या वो आमोद को कीमत चुकाएगा या फिर आमोद को मुंह की खानी पड़ेगी? और क्या गिफ्ट तैयार किया है ध्रुव ने विश्वास जिंदल के लिए? क्या वो गिफ्ट आमोद के होश उड़ाने में
कामयाब हो पाएगा। अरे ये बस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपको एंटीक्स कलेक्ट करना कितना अच्छा लगता है मिस्टर जिंदल, और इसलिए मैं ये आपके लिए लाया हूँ। आमोद ऐसे कह रहा था मानो उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। बाकी के सभी लोग वहां पर बस हैरानी से अपना मुंह खोले हुए बैठे थे। आफ्टर ऑल ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन की कीमत किसी भी ऑर्डिनरी एंटीक से कहीं ज्यादा होती है, कम से कम करोड़ों में। ऐसे में आमोद का ये कहना कि वो बस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन है, सबके लिए बहुत ही हैरानी की बात है। निशा, तुमने एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड चुना है। जिंदल फैमिली निशा की तारीफ करना शुरू कर देती है। हालांकि ये बात और थी कि निशा ऑकवर्ड महसूस करते हुए बस अपने चेहरे पर स्माइल के साथ खड़ी हुई थी। क्या आमोद वाकई में मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने इतना कीमती गिफ्ट क्यों दिया? विश्वास जिंदल को गिफ्ट डिलीवर करने के बाद आमोद की नजरें फिर ध्रुव पर टिक जाती हैं। ध्रुव, तुम भी तो आज कोई ना कोई गिफ्ट लाई ही होगे, है ना? आफ्टर ऑल ये पार्टी मिस्टर जिंदल के वेलकम के लिए रखी गई है। आमोद के शब्दों ने सबके लिए रिमाइंडर का काम किया था। वैसे तो किसी को भी विश्वास को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास जिंदल बस अभी ही अब्रॉड से वापस आए हैं। लेकिन अब क्योंकि निशा का बॉयफ्रेंड एक गिफ्ट लेकर आया है, तो ऐसे में अगर तृप्ति का बॉयफ्रेंड कोई गिफ्ट नहीं लाएगा तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी। आमोद की चाल को समझकर तृप्ति गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेती है। ये तुम्हें लगता है कि ये हमारे लिए एक गिफ्ट लाया होगा? मुझे तो इसी बात का शुक्र है कि इसने जिंदल फैमिली को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये तुम क्या बोल रही हो? जरूरी नहीं कि हर कोई गिफ्ट लेकर आए। इसके अलावा हर कोई शर्मा फैमिली के जितना अमीर नहीं होता। अब तुम और कुछ मत कहना। विश्वास जिंदल इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घर से जाने के बाद ऐसा भी क्या हो गया कि उनकी पत्नी इतनी ज्यादा बदल गई है। विश्वास जिंदल की बात सुनकर आस्था जिंदल बहुत ही अपसेट महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने विश्वास जिंदल को अभी तक सच नहीं बताया था। वो वाकई विश्वास जिंदल को बताना चाहती थी कि निशा के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बता नहीं पा रही थी। अगर वो अभी सबके सामने विश्वास जिंदल को सब सच बता देती है तो फिर वो निशा की बाकी की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। ध्रुव महसूस कर सकता था कि कैसे जिंदल फैमिली के मेंबर्स अपनी आंखों में नफरत के साथ उसे देख रहे थे। तृप्ति उसे दिलासा देते हुए कस के उसका हाथ पकड़े हुई थी। यहाँ तक कि वो तो उस जगह से जाना भी चाहती थी, लेकिन ध्रुव वहां से जाना नहीं चाहता था। उसके पास इतनी हिम्मत थी कि आज वो इस जगह पर आया। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदल फैमिली में किसी के पास भी उसे वहां से भगाने की हिम्मत नहीं है। मिस्टर जिंदल, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन को देख सकता हूँ? विश्वास जिंदल बहुत ही ज्यादा पोलाइट थे और इसलिए आमोद की परमिशन लेने के बाद वो उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन को ध्रुव को दे देते हैं। ध्रुव उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन को देखता है और फिर वो आमोद की तरफ देखता है। तो कैसा लगा? तुमने आज से पहले इतनी कीमती और कमाल की चीज नहीं देखी होगी, है ना? मिस्टर शर्मा, आपने इसे कितने में खरीदा है? ज्यादा नहीं, बस 500 करोड़। हालांकि ये बात और थी कि आमोद की बात सुनकर जिंदल फैमिली पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि निशा ने अपने लिए सबसे बेस्ट पार्टनर और जिंदल फैमिली के लिए सबसे परफेक्ट दामाद चुना है। लेकिन तभी वहां पर कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ध्रुव के हाथों में मौजूद ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन अचानक से तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। ध्रुव, ये क्या किया तुमने? इससे पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता, तभी अचानक से दरवाजे पर एक नॉक होती है। दरवाजे पर एक वेटर खड़ा हुआ था। एक्सक्यूज मी, क्या मैं मिस्टर गिल से बात कर सकता हूँ? उस वेटर की बात सुनकर ध्रुव तुरंत ही चुटकी बजाता है और वेटर तुरंत ही उसके पास चला जाता है। प्राइवेट रूम में हर कोई ध्रुव को देखते हुए यही सोच रहा था कि वो अब क्या करने वाला है। आपने जो आइटम ऑर्डर किया था वो ये रहा। ध्रुव उस वेटर से उस आइटम को ले लेता है और सबकी क्यूरियोसिटी कई गुना बढ़ जाती है। ओह, लगता है तुम वाकई में मिस्टर जिंदल के लिए एक गिफ्ट लेकर आए हो। चलो, कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी तो समझ है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने आखिर किस तरह का गिफ्ट तैयार किया होगा। काफी क्यूरियस हूँ मैं। अब समझ में आया, तुमने मेरा गिफ्ट इसलिए तोड़ा क्योंकि तुमने खुद के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिंदल फैमिली के लिए मैं तुम्हें इस चीज के लिए माफ कर दूंगा, लेकिन तुमने जो मेरा नुकसान किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी।
अभी इसी वक्त मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और फिर इस ब्लू और व्हाइट पोर्सलिन की दुगनी कीमत चुकाओ। 500 करोड़। अगर उसे दुगना कर दिया जाए तो वो कीमत 1000 करोड़ की हो जाएगी। जिंदल फैमिली के मेंबर्स इस समय ध्रुव को देख रहे थे, खासतौर पर आस्था जिंदल, जो ध्रुव से वैसे ही बहुत नाराज थी। अब क्या करेगा ध्रुव? क्या वो आमोद को कीमत चुकाएगा या फिर आमोद को मुंह की खानी पड़ेगी? और क्या गिफ्ट तैयार किया है ध्रुव ने विश्वास जिंदल के लिए? क्या वो गिफ्ट आमोद के होश उड़ाने में कामयाब हो पाएगा? इन अमीरों की भी बड़ी अजीब चॉइसेस होती हैं। एक कचरे में भी इन लोगों का इतना इंटरेस्ट होता है। जब दरवाजे पर खड़े उस बूढ़े आदमी ने उस वेटर को वो आइटम पकड़ाकर उसे वहां उस रूम में ले जाने के लिए कहा था, तब उस वेटर को भी उल्टी सी आ गई थी। लेकिन अब उस रूम में मौजूद लोग बार बार लगातार उस आइटम को देख रहे थे। ऐसे में उस वेटर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस आइटम में ऐसी भी क्या खास बात है। विश्वास जिंदल इस तरफ उस आइटम को कई बार देखते हैं और उसके बाद वो फाइनली अपनी गर्दन हिलाते हैं। फाइनली जिंदल फैमिली में किसी को समझ में आ रहा था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। निशा, सबको साफ साफ बता दो कि ये क्या है। तुम्हें इस ध्रुव को बचाने की जरूरत नहीं है। आमोद आज ध्रुव को इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता था कि खुद भगवान भी आकर उसे बचा ना सके। ये देखकर कि आमोद जवाब जानने की जिद पकड़े हुए है, निशा फिर उसे सब सच बताने का डिसाइड करती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गैनोडर्मा लूसिडम है। निशा पिछली बार कैलिफोर्नियम को लेकर भले ही गलत थी, लेकिन इस बार उसने करीब से इस आइटम को देखा था। विश्वास जिंदल ने भी उसे ध्यान से देखा था और यही वजह थी कि निशा अच्छे से जानती थी कि वो इस बार गलत नहीं हो सकते हैं। गैनोडर्मा लूसिडम, ये लाए हो तुम मेरे गिफ्ट के कंपैरिजन में? क्या कीमत है इसकी? मैंने ये ब्लू और व्हाइट पोर्सलिन 500 करोड़ में खरीदा है। मेरे पास अभी भी उसकी रिसीट है। इतना कहने के बाद आमोद सबको उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलिन की रिसीट दिखा देता है। वो रिसीट वाकई में 500 करोड़ की थी। आमोद ये तो नहीं जानता था कि वो ब्लू और व्हाइट पोर्सलिन असली है या नहीं, लेकिन एक चीज तो तय थी कि ध्रुव को उसकी कीमत चुकानी ही होगी। निशा इस तरफ अपनी आंखों में हैरानी के साथ ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव, क्या ये गैनोडर्मा लूसिडम का वही बैच है जो आज सुबह कुछ मछुआरों को मिला है? निशा का सवाल सुनकर ध्रुव हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। दरअसल ध्रुव को आज सुबह ही इस बात की खबर मिली थी। गैनोडर्मा लूसिडम एक बहुत ही हाई वैल्यू मेडिसिन है। कैलिफोर्नियम के मुकाबले उसके प्रोडक्शन के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। उस समय ध्रुव को वो मछुआरों के पास मिला था। वो अच्छे से जानता था कि गैनोडर्मा लूसिडम अनमोल है और उसे हासिल करने के लिए केवल अच्छी किस्मत की जरूरत पड़ती है। और यही वजह थी कि ध्रुव ने निहाल से उसे खरीदने के लिए कहा था। जब ध्रुव पर निशा के रेप का इल्जाम लगा था तो निशा ने उससे इनकार नहीं किया था। इससे जिंदल फैमिली की नजर में ध्रुव की इज्जत काफी गिर गई थी। ध्रुव ने निशा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, पर आफ्टर ऑल ध्रुव निशा के साथ बिना कपड़ों में एक कमरे में जरूर रहा था, जिससे निशा और जिंदल फैमिली की इज्जत का भी बेहद नुकसान हुआ था। और इसीलिए ध्रुव की नजरों में गैनोडर्मा लूसिडम को जिंदल फैमिली को देना एक कॉम्पनसेशन के जैसा था। यहाँ तक कि रिसीट में निशा का नाम तक लिखा हुआ था। ये देखकर निशा के चेहरे पर बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स थी। ध्रुव जितना उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसे ध्रुव के लिए बुरा लग रहा था। तुम बेवकूफ हो क्या? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ कितने का है ये? आमोद को भरोसा नहीं हो रहा था कि कचरे के एक बैग की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। निशा फिर एक गहरी सांस लेती है और फिर उसके बाद वो धीरे से उस रिसीट को पलटती है जिस पर गैनोडर्मा लूसिडम की कीमत साफ साफ लिखी हुई थी, 30,000 करोड़। ये क्या बकवास है? मजाक कर रही हो क्या? उस रिसीट पर लिखी हुई कीमत को देखकर जाहिर सी बात है कि आमोद उसे मानने को तैयार नहीं था। वो चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता था कि ये चीज 30,000 करोड़ की हो सकती है। आमोद, जब तुम कॉलेज में थे तब तुम्हें फार्माकोलॉजी लेक्चर में ध्यान देना चाहिए था। गैनोडर्मा लूसिडम को आमतौर पर ऋषि मशरूम के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो लाइफ बढ़ाकर किसी की जवानी को मेंटेन कर सकती है। निशा शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। हालांकि ये बात और थी कि उसकी बात सभी को अलर्ट करने के लिए काफी थी और जिंदल फैमिली
उन सबको तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि 440 वोल्ट का झटका लगा हो। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली बार उन्हें धोखा देने के बाद ध्रुव ने उन्हें एक अच्छी चीज दिखाई है। ईशान को तो अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ईशान ये बात अच्छे से जानता था कि आज रंधावा रियल एस्टेट के ज्यादातर शेयर्स को किसी और ने हासिल कर लिया है और इसीलिए इस समय ध्रुव को अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। ऐसे में वो 30,000 करोड़ रुपए कैसे जुटा पाया होगा? जरा एक बार फिर ठीक से देखो, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होगी। ईशान की बात सुनकर निशा ना में अपना सिर हिलाती है क्योंकि उसे गैनोडर्मा लुसीडम को दोबारा से देखने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अभी अभी ही उसे बार बार लगातार देखा था और वो इस बात के लिए श्योर हो गई थी ये वही गैनोडर्मा लुसीडम है जो आज सुबह ही बिका है। आज सुबह ही बहुत से एक्सपर्ट्स ने इसे पहचान कर खजाने का दर्जा दिया है, लेकिन उसकी कीमत की वजह से कोई भी उसे खरीद नहीं सका था। क्या ये वाकई में इतना कीमती खजाना है? आस्था जिंदल को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और कुछ समय के लिए तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव को किस तरह से ट्रीट करें। इन सब के बाद अब क्या होगा आमोद का अगला कदम? और इतने अनमोल गिफ्ट को विश्वास जिंदल को देने के बाद क्या जिंदल फैमिली में ध्रुव की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी या फिर जिंदल फैमिली अभी भी ध्रुव को निशा का गुनहगार मानकर उसे नीचा ही देखती रहेगी? क्या ध्रुव ये साबित कर पाएगा कि उसने निशा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है? चलिए ये सब छोड़ते हैं और खाना एंजॉय करते हैं। खाना? ये आमोद शर्मा खाना खाना डिजर्व नहीं करता है। ध्रुव की बात सुनकर आमोद शर्मा आग बबूला हो गया था और गुस्से में वो टेबल पर कस के हाथ मारता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? आमोद का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था। इनफैक्ट वो इस समय इतने ज्यादा गुस्से में था कि शराफत और शांत स्वभाव का जो चोला उसने अब तक पहना हुआ था वो भी पूरी तरह से जा चुका था। मिस्टर शर्मा, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि आप असली ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन अफोर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके लिए तो शायद ये बस केवल 1 महीने की पॉकेट मनी के बराबर है, लेकिन ये आइटम जो आपने खरीदा है वो असली नहीं है। इतना कहने के बाद फिर ध्रुव रिलैक्स होकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। अभी जब मैंने देखा कि मिस्टर जिंदल किस तरह से ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन को देख रहे हैं तब मैं समझ गया था कि ये फेक है, लेकिन वो इसे सबके सामने कहने से हिचकिचा रहे थे। इसके अलावा ऐसा करने के पीछे तुम्हारे भी अपने खुद के इरादे थे। तुम जिंदल फैमिली की इंसल्ट करने के लिए इस फेक ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन का इस्तेमाल कर रहे थे। ध्रुव की बातों को सुनकर जिंदल फैमिली का हर एक मेंबर शॉक्ड रह गया था और उन्हें अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग कैसे आमोद की चालों को समझ नहीं पाए। जिंदल फैमिली को किसी के सामने झुककर दया की भीख मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कि वो लोग किसी के ऑर्डर्स तक लेने को तैयार थे, लेकिन आमोद ने फेक ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन देकर जानबूझकर जिंदल फैमिली की इंसल्ट की है। ऐसा होना वाकई में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि खुद निशा भी इस समय हैरान थी। वो ये तो बता सकती थी कि गैनोडर्मा लुसीडम असली है, लेकिन उसने ये नोटिस नहीं किया था कि वो ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन फेक है। उस समय विश्वास जिंदल भी खामोश खड़े हुए थे। जाहिर सी बात है कि वो ध्रुव की बात से सहमत थे, लेकिन सच को मानना, उसे सबके सामने कहने की हिम्मत करने से कहीं ज्यादा अलग था। विश्वास जिंदल ये बात अच्छे से जानते थे कि आमोद शर्मा जानबूझकर जिंदल फैमिली को इंसल्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल के साथ सब कुछ होने दे रहे थे। और वैसे भी वो कर भी क्या सकते थे? आफ्टर ऑल शर्मा फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन ऑफ कोर्स ये कहानी का मेन पॉइंट नहीं है। कहानी का मेन पॉइंट तो ये है कि तुम्हारा दिल्ली की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर आकर इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी। ध्रुव के शब्दों ने सीधा आमोद शर्मा की ईगो को चोट पहुंचाई थी और हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। ध्रुव को पहले ही मेरी चालें समझ में आ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में से शर्मा फैमिली के डिस्क्वालीफाई होने में भी इस ध्रुव का ही हाथ है। आमोद को चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। भले ही ध्रुव ने अभी 30,000 करोड़ का गैनोडर्मा लुसीडम एक गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर भेजा था, लेकिन उसने शायद ये सब कुछ तृप्ति का दिल जीतने के लिए किया था। आफ्टर ऑल आज जब रंधावा रियल एस्टेट के शेयर्स बिके थे तब ध्रुव पूरी तरह से बिना किसी पावर के खड़ा हुआ था।
आमोद के हिसाब से ध्रुव एक बहुत ही बड़ा लूजर था और ना ही आमोद को ये समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों उस आदमी ने एक ही वक्त में ध्रुव को टारगेट करने के लिए इतने सारे लोगों को इनवाइट किया है। क्या ये सब कुछ सच है? आस्था जिंदल इस समय इतनी ज्यादा शॉक्ड थी कि शॉक के मारे उनके हाथ में मौजूद प्लेट नीचे जमीन पर गिर गई थी। वो खुद एक एम्बिशियस औरत नहीं थी और उनकी इकलौती उम्मीद यही थी कि उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी खुशियों से भरी रहे। एग्जाम्पल के तौर पर जब ध्रुव पहली बार उनके घर आया था तब उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि ध्रुव अमीर है या गरीब। उन्होंने ध्रुव को वैसे ही ट्रीट किया था जैसे कि वो किसी भी और इंसान को करती, लेकिन उनकी बेटियों का पति एक सच्चा आदमी होना जरूरी था जिस पर वो भरोसा करके उसे अपनी बेटी दे सके। लेकिन उसके बावजूद जो वो चाहती थी वो नहीं हुआ। आमोद ने जो किया वो उससे कहीं ज्यादा बदतर था जो ध्रुव ने पिछली बार किया था। आमोद का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। ठीक है जिंदल फैमिली, तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया। तुम लोगों ने साथ मिलकर मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है। अब चूंकि तुम्हें मेरा गिफ्ट चाहिए ही नहीं तो फिर मैं जिंदल फैमिली को वापस उनकी कब्र में ही भेज देता हूँ। इतना कहने के बाद आमोद फिर गुस्से में आग बबूला होते हुए उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल जाता है और जिंदल फैमिली का हर एक मेंबर बस शौक के मारे खामोश खड़ा रहता है। किसी की भी इस समय बोलती नहीं निकल पा रही थी और वो सब के सब केवल ध्रुव को देख रहे थे। ध्रुव, मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम हमेशा इतने जोश में क्यों रहते हो? स्मार्ट बनने में क्या बुराई है? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ये पता था कि वो ब्लू और व्हाइट पोर्सलिन फेक है? मैं इतने सालों से एंटीक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक ही नजर में ये बता सकता था कि वो ब्लू और व्हाइट पोर्सलिन फेक है। लेकिन तुमने शर्मा फैमिली की इंसल्ट की है। क्या तुम जिंदल फैमिली के लिए और मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? मैं अपनी बात कहते हुए ईशान लगातार टेबल पर हाथ मार रहा था। उसकी नस नस में गुस्सा बह रहा था और उसी गुस्से में शब्द ऐसे निकल रहे थे जैसे कि समुद्र में पानी बह रहा हो। ध्रुव के इस कदम के बाद अब क्या होगा जिंदल फैमिली का फ्यूचर? क्या आमोद अपनी बेइज्जती का बदला जिंदल फैमिली को बर्बाद करके लेगा? और इन सब के बाद क्या मोड़ लेगी ध्रुव की जिंदगी? इन अमीरों की भी बड़ी अजीब चॉइसेस होती हैं। एक कचरे में भी इन लोगों का इतना इंटरेस्ट होता है। जब दरवाजे पर खड़े उस बूढ़े आदमी ने उस वेटर को वो आइटम पकड़ाकर उसे वहां उस रूम में ले जाने के लिए कहा था, तब उस वेटर को भी उल्टी सी आ गई थी। लेकिन अब उस रूम में मौजूद लोग बार बार लगातार उस आइटम को देख रहे थे। ऐसे में उस वेटर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस आइटम में ऐसी भी क्या खास बात है। विश्वास जिंदल इस तरफ उस आइटम को कई बार देखते हैं और उसके बाद वो फाइनली अपनी गर्दन हिलाते हैं। फाइनली जिंदल फैमिली में किसी को समझ में आ रहा था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। निशा, सबको साफ साफ बता दो कि ये क्या है। तुम्हें इस ध्रुव को बचाने की जरूरत नहीं है। आमोद आज ध्रुव को इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता था कि खुद भगवान भी आकर उसे बचा ना सके। ये देखकर कि आमोद जवाब जानने की जिद पकड़े हुए है, निशा फिर उसे सब सच बताने का डिसाइड करती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ग्यानोडर्मा लूसिडम है। निशा पिछली बार कैलिफोर्नियम को लेकर भले ही गलत थी, लेकिन इस बार उसने करीब से इस आइटम को देखा था। विश्वास जिंदल ने भी उसे ध्यान से देखा था और यही वजह थी कि निशा अच्छे से जानती थी कि वो इस बार गलत नहीं हो सकते हैं। ग्यानोडर्मा लूसिडम, ये लाए हो तुम मेरे गिफ्ट के कंपैरिजन में? क्या कीमत है इसकी? मैंने ये ब्लू और व्हाइट पोर्सलिन 500 करोड़ में खरीदा है। मेरे पास अभी भी उसकी रिसीट है। इतना कहने के बाद आमोद सबको उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलिन की रिसीट दिखा देता है। वो रिसीट वाकई में 500 करोड़ की थी। आमोद ये तो नहीं जानता था कि वो ब्लू और व्हाइट पोर्सलिन असली है या नहीं, लेकिन एक चीज तो तय थी कि ध्रुव को उसकी कीमत चुकानी ही होगी। निशा इस तरफ अपनी आंखों में हैरानी के साथ ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव, क्या ये ग्यानोडर्मा लूसिडम का वही बैच है जो आज सुबह कुछ मछुआरों को मिला है? निशा का सवाल सुनकर ध्रुव हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। दरअसल ध्रुव को आज सुबह ही इस बात की खबर मिली थी। ग्यानोडर्मा लूसिडम एक बहुत ही हाई वैल्यू मेडिसिन है। कैलिफोर्नियम के मुकाबले उसके प्रोडक्शन के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। उस समय ध्रुव को वो मछुआरों के पास मिला था। वो अच्छे से जानता था कि ग्यानोडर्मा लूसिडम अनमोल है और उसे हासिल करने के लिए केवल अच्छी किस्मत की जरूरत पड़ती है। और यही वजह थी कि ध्रुव ने निहाल से उसे खरीदने के लिए कहा था। जब ध्रुव पर निशा की रेप का इल्जाम लगा था
तो निशा ने उससे इनकार नहीं किया था। इससे जिंदल फैमिली की नजर में ध्रुव की इज्जत काफी गिर गई थी। ध्रुव ने निशा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, पर आफ्टर ऑल ध्रुव निशा के साथ बिना कपड़ों में एक कमरे में जरूर रहा था, जिससे निशा और जिंदल फैमिली की इज्जत का भी बेहद नुकसान हुआ था। और इसीलिए ध्रुव की नजरों में गैनोडर्मा लुसीडम को जिंदल फैमिली को देना एक कॉम्पनसेशन के जैसा था। यहाँ तक कि रिसीट में निशा का नाम तक लिखा हुआ था। ये देखकर निशा के चेहरे पर बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स थी। ध्रुव जितना उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसे ध्रुव के लिए बुरा लग रहा था। तुम बेवकूफ हो क्या? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ कितने का है ये? आमोद को भरोसा नहीं हो रहा था कि कचरे के एक बैग की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। निशा फिर एक गहरी सांस लेती है और फिर उसके बाद वो धीरे से उस रिसीट को पलटती है जिस पर गैनोडर्मा लुसीडम की कीमत साफ साफ लिखी हुई थी, 30,000 करोड़। ये क्या बकवास है? मजाक कर रही हो क्या? उस रिसीट पर लिखी हुई कीमत को देखकर जाहिर सी बात है कि आमोद उसे मानने को तैयार नहीं था। वो चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता था कि ये चीज 30,000 करोड़ की हो सकती है। आमोद, जब तुम कॉलेज में थे तब तुम्हें फार्माकोलॉजी लेक्चर में ध्यान देना चाहिए था। गैनोडर्मा लुसीडम को आमतौर पर ऋषि मशरूम के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो लाइफ बढ़ाकर किसी की जवानी को मेंटेन कर सकती है। निशा शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। हालांकि ये बात और थी कि उसकी बात सभी को अलर्ट करने के लिए काफी थी। और जिंदल फैमिली, उन सबको तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि 440 वॉट का झटका लगा हो। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली बार उन्हें धोखा देने के बाद ध्रुव ने उन्हें एक अच्छी चीज दिखाई है। ईशान को तो अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ईशान ये बात अच्छे से जानता था कि आज रंधावा रियल एस्टेट की ज्यादातर शेयर्स को किसी और ने हासिल कर लिया है और इसीलिए इस समय ध्रुव को अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। ऐसे में वो 30,000 करोड़ रुपए कैसे जुटा पाया होगा? जरा एक बार फिर ठीक से देखो, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होगी। ईशान की बात सुनकर निशा ना में अपना सिर हिलाती है, क्योंकि उसे गैनोडर्मा लुसीडम को दोबारा से देखने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अभी अभी ही उसे बार बार लगातार देखा था और वो इस बात के लिए श्योर हो गई थी ये वही गैनोडर्मा लुसीडम है जो आज सुबह ही बिका है। आज सुबह ही बहुत से एक्सपर्ट्स ने इसे पहचान कर खजाने का दर्जा दिया है, लेकिन उसकी कीमत की वजह से कोई भी उसे खरीद नहीं सका था। क्या ये वाकई में इतना कीमती खजाना है? आस्था जिंदल को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और कुछ समय के लिए तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव को किस तरह से ट्रीट करें। इन सब के बाद अब क्या होगा आमोद का अगला कदम? और इतने अनमोल गिफ्ट को विश्वास जिंदल को देने के बाद क्या जिंदल फैमिली में ध्रुव की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, या फिर जिंदल फैमिली अभी भी ध्रुव को निशा का गुनहगार मानकर उसे नीचा ही देखती रहेगी? क्या ध्रुव ये साबित कर पाएगा कि उसने निशा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है? मिस्टर शर्मा, क्या अभी यहाँ पर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं? मैं तो यहाँ पर उसी के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि मैंने सुना है कि तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस से हटा दिया गया है, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का कोटा लिमिटेड है। वैसे ये ठीक भी है। तुम्हारी कंपनी वर्मा ग्रुप का इस समय दिल्ली में इन्फ्लुएंस ही कितना है? ज्यादातर रिपोर्टर्स इस समय एंट्रेंस पर खड़े हुए थे और इस बार आमोद ने ध्रुव को अंदर जाने से रोका था। आज आमोद चाहता था कि ध्रुव भी उसी शर्मिंदगी से होकर गुजरे जिस शर्मिंदगी से आमोद होकर गुजरा था। मैं एंटर क्यों नहीं कर सकता हूँ? मुझे ऑलरेडी इनविटेशन रिसीव हुआ है। तभी अचानक से आमोद के पीछे से एक आदमी कहता है, तुम्हारा इनविटेशन अब इनवैलिड हो गया है। उस आदमी की बात सुनकर ध्रुव की भौहें सिकुड़ जाती हैं और अगले ही पल सूट पहना हुआ एक आदमी आमोद के पीछे से निकल कर आता है। इनवैलिड? क्यों? ध्रुव ने निहाल को ऑर्डर दिया था कॉन्फ्रेंस में एक स्पॉट बुक करने का, और वो अच्छे से जानता है कि निहाल ने हमेशा की ही तरह ये काम बहुत अच्छे से किया होगा। कोई वजह नहीं है, ये इनवैलिड है क्योंकि मैंने कहा है कि ये इनवैलिड है। पता नहीं कौन इस बार बिजनेस क्राइटेरिया को रिव्यू कर रहा है। उन लोगों ने इमेच्योर कंपनीज को भी इवेंट अटेंड करने के लिए अलाउ कर दिया है, लेकिन मैं इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से ये ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि तुम्हारा इनविटेशन इनवैलिड है। वो बूढ़ा आदमी जो कि एक्चुअल में इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट था, उसके शब्दों ने रिपोर्टर्स के बीच में हलचल मचा दी थी। लेकिन पिछली बार तो आपने ऑलरेडी मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी थी।
ध्रुव अच्छे से जानता था कि ये सब कुछ शर्मा फैमिली ने जानबूझकर किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? जैसा कि मैंने कहा कि अब ये इनवैलिड हो गया है और मेरा फैसला फाइनल है। और बाय द वे, जिंदल फैमिली का इनविटेशन भी अब इनवैलिड है। प्रेसिडेंट एक बार फिर से कहता है और उसकी बात सुनकर विश्वास जिंदल हक्के बक्के रह जाते हैं। ये सब कुछ देखकर देवेंद्र रंधावा, जो प्रेसिडेंट के पीछे खड़ा हुआ था, वो ध्रुव की हालत पर हंसे बिना नहीं रह पाता है। ये पहली बार तो नहीं है कि जब तुम इस तरह से बेबस खड़े हुए हो। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के बिना वर्मा ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, फिर चाहे उसके पास कितनी भी ज्यादा कैपिटल क्यों ना हो। विश्वास जिंदल थोड़े नर्वस नजर आ रहे थे। उसकी वजह ये थी कि इस बार की इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस जिंदल फैमिली के लिए एक मौका थी सिचुएशन को वापस से बदलने का। लेकिन अब, हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव अभी भी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड खड़ा हुआ था। मिस्टर जिंदल, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, आप बस एंट्रेंस पर मेरा इंतजार कीजिए। विश्वास जिंदल के इतना कहने के बाद ध्रुव फिर प्रेसिडेंट की तरफ देखता है। अब अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि फिर प्रेसिडेंट बदलने का समय आ गया है। क्या कहा तुमने? प्रेसिडेंट बदलेगा? बकवास है ये सब। साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों ने सोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने लिए इनविटेशन हासिल किए हैं। दूसरे शहरों की कोई भी दूसरी इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस तुम दोनों को अपने इवेंट में अलाउ नहीं करेगी, और तुम जो कुछ भी करोगे वो पूरी तरह से बेकार होगा। जरा अपनी स्माइल को बचा कर रखिए, क्योंकि मैं बात नए प्रेसिडेंट की कर रहा हूँ और न कि नए वेन्यू की। इस बार ध्रुव की बात सुनकर प्रेसिडेंट भी हैरान रह गया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ध्रुव डींगे हाँकने में इतना माहिर है। क्या कहा तुमने? प्रेसिडेंट बदलोगे? तुम्हें पता भी है कि मैं कितने सालों से प्रेसिडेंट रहा हूं, और जो स्टेटस आज मेरा है उसे हासिल करने के लिए दिल्ली शहर में मैंने कितने कनेक्शंस बनाए हैं। प्रेसिडेंट के इतना कहते ही हर कोई जोरों से हंसने लग जाता है। पूरी की पूरी इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस ही प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज हुई थी, और उसके बावजूद ध्रुव अब प्रेसिडेंट बदलना चाहता है। सबकी नजरों में ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुव का बड़बोलापन ही था। ध्रुव इस तरफ हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। वो वाकई में प्रेसिडेंट बदलना चाहता था, और अपने मन में इसी इरादे के साथ ध्रुव अपना फोन बाहर निकालता है ताकि वो निहाल को कॉल लगा सके। इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस किसी भी पल शुरू होने वाली थी, लेकिन उसका लॉन्च बस केवल पैसों से ही चलता था, और ध्रुव एक ऐसा आदमी था जिसके पास अथाह पैसा था। अभी तक तो ध्रुव ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए थे, बल्कि पिछली बार जब उसने और निहाल ने कैलकुलेशन किया था, तब ध्रुव के पास खर्च करने के लिए कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए मौजूद थे, और इतने पैसे पूरी की पूरी दिल्ली खरीदने के लिए काफी हैं। उसके सामने तो ये इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं है। ध्रुव प्रेसिडेंट के पीछे खड़ा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतना ज्यादा खुश इसलिए था क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ डील करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। खुश तो वैसे देवेंद्र रंधावा भी बहुत ज्यादा था। उसे लगा था कि ध्रुव के अगेंस्ट जाने के लिए उसे बहुत से पैसे और कनेक्शंस खर्च करने होंगे, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये काम इतना ज्यादा आसान होगा। साथ ही साथ रिपोर्टर्स ने भी ध्रुव के बारे में बातें करना शुरू कर दिया था। बात क्या है? आफ्टर ऑल ये वर्मा रियल एस्टेट का हेड है। क्या ये बस केवल इतना ही कर सकता है? पिछले कुछ सालों में किसी की भी प्रेसिडेंट को उकसाने की हिम्मत नहीं हुई। ये तो ठीक से सोशलाइज तक नहीं कर पा रहा है। मुझे डर है कि इसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इन सभी के बीच में ध्रुव एकदम शांत खड़ा हुआ था। वो अच्छे से जानता था कि पावर सब कुछ प्रूव कर देगी। जो दौलत उसके पास है उसका वो अब इस्तेमाल करने जा रहा था, और इसीलिए ध्रुव बहुत खुश था। क्या ध्रुव अपनी दौलत के दम पर प्रेसिडेंट को बदलने में कामयाब हो पाएगा? क्या वो अपने और जिंदल फैमिली के लिए एक बार फिर से एक स्पॉट को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा, या इस बार उसे मुंह की खानी पड़ेगी? ध्रुव अभी अपना फोन निकाल कर निहाल को कॉल लगाने ही वाला था कि तभी उसके डैड का उसे कॉल आता है। अपने डैड की कॉल को देखकर ध्रुव थोड़ा निराश नजर आने लगता है, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके डैड उसे इस समय क्यों फोन कर रहे हैं। खैर, जो भी था, ध्रुव के लिए निहाल के मुकाबले अपने डैड के साथ नेगोशिएट करना ज्यादा आसान था। डैड, कैसे हैं आप? आपने इस समय फोन किया? ऐसा लग रहा था कि ध्रुव के डैड अभी अभी अपनी नींद से जागे थे।
ध्रुव के लिए एक अमीर आदमी की जिंदगी के बारे में इमेजिन करना भी मुश्किल था, जबकि ध्रुव खुद उनका बेटा था। ध्रुव, कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसी में ही मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। अभी हाल में ही उसकी शादी हुई है। खैर, वो जिद कर रहा था कि उसकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो। आफ्टर ऑल वो तो तुम मेरे ही बेटे, और इसलिए तुम कम से कम मेरे जितने तो हैंडसम होगे ही। तो इसलिए तुम्हारे बिहाफ पर मैंने इस शादी के लिए हाँ कह दी है। कॉल की दूसरी तरफ ध्रुव के डैड अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं, और उनकी बात सुनकर ध्रुव की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ मैं इस समय चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ, जो मुझसे लड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं आज खुद को ही बेवकूफ साबित कर दूं। डैड ऐसे कैसे मेरा रिश्ता किसी के साथ भी कर सकते हैं? इसके अलावा डैड गिल फैमिली के वारिस हैं। इन्हें ऐसे बाहर के ऐसे किसी भी लोगों के साथ ड्रिंक करना शोभा नहीं देता है। ओह, बाय द वे, उस लड़की की फैमिली थोड़ी गरीब है। मैंने कल उस फैमिली के एसेट्स चेक करे हैं और उनके पास इस समय बस केवल कुछ 1000 करोड़ ही हैं। वो कठौता एरिया की वर्मा फैमिली है। कम होना अच्छे लड़के की तरह उसे अच्छे से रेट करना, और हाँ, उसे प्रेग्नेंट मत कर देना, ठीक है? चलो फिर, बाय। वो जल्द ही तुमसे मिलेगी। अपनी बात कहने के बाद ध्रुव के डैड तुरंत ही फोन काट देते हैं, और अपने डैड की बात सुनकर ध्रुव शॉक्ड रह जाता है। कुछ पलों के लिए तो उसे भरोसा ही नहीं होता कि अभी अभी वहां पर क्या हुआ है। ध्रुव के फोन रखने के बाद वो फिर सबकी तरफ देखता है और नोटिस करता है कि सबकी नजरें उस पर ही टिकी हुई हैं। मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो। मैं सेक्रेटरी से कहता हूँ वो तुरंत ही तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे। प्रेसिडेंट इस बात का बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। आफ्टर ऑल वो खुद उस इनविटेशन लेटर को इनवैलिड कर रहा था, जो कि पहले ही इशू हो चुका था, और इसीलिए इस समय टेक्निकली गलती उसकी थी। खैर, ध्रुव बिना कुछ कहे प्रेसिडेंट के पीछे पीछे जाने लगता है। उसी समय वहां पर येलो रंग की एक फरारी इकोनॉमी एसोसिएशन के बाहर पार्क होती है। वो एक टॉप लिमिटेड एडिशन थी। भले ही इस इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में बहुत से बिजनेसमैन आए थे, लेकिन फिर भी हर कोई उस कार को वहां पर देखकर शॉक्ड रह गया था। अगले ही पल उस कार में से एक लड़की उतरती है, जिसकी उम्र 21 से 22 साल के ही करीब है। उसने सिंपल जीन्स और टॉप पहनी हुई थी, और अपनी चमकती आंखों और काले घुंघराले बालों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। इनफैक्ट उसकी मौजूदगी उसकी लिमिटेड एडिशन कार से भी कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव थी। इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हर एक मर्द की बोलती उसे देखकर बंद हो गई थी, और कोई भी चाह कर भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। यहाँ तक कि आमोद जैसा जवान और अमीर वारिस भी। कार में लवीना, एक 23-24 साल की टॉम बॉय लड़की, उस खूबसूरत लड़की की असिस्टेंट थी। मिस, आपको इस समय वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अभी इसी वक्त वहाँ पर जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डैड ने किस तरह के लड़के को मेरा पति चुना है। जाहिर सी बात है कि वो लड़की गुस्सा तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ निराश भी थी। पिछले कुछ दिनों में उसने ध्रुव से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखा था, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे ध्रुव पर मिली थी, उन सभी ने उसे बस निराश किया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसके डैड ने उसका रिश्ता ऐसे ही कहीं कर दिया। वो अपनी बेटी की शादी सिर्फ इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि वो नशे में थे। पुराने दोस्त थे तो क्या कहीं भी मेरी शादी कर देंगे? उस हिसाब से तो कल को मेरी शादी किसी भिखारी से भी कर देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका पुराना दोस्त था और डैड नशे में थे। वेल, अगर ऐसा है तो मैं उसे यहीं पर ही आने के लिए कहती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट थी, और इसीलिए वो भीड़ को चीरती हुई सीधा अंदर चली जाती है। तेजी से चलते हुए वो भीड़ के बीचों बीच खड़ी होती है और आमोद के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी खूबसूरती देखकर आमोद के भी होश उड़ गए थे। आमोद के हिसाब से उस लड़की की खूबसूरती और कॉन्फिडेंस के आगे निशा की खूबसूरती और कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। वो लड़की हर एक मर्द के सपनों की मल्लिका है, और आमोद के हिसाब से अगर वो लड़की उसकी पत्नी बनेगी तो ये बहुत ही कमाल की बात होगी। ध्रुव के लिए कहाँ पर है? वो लड़की सीधा आमोद से यही सवाल पूछती है। आमोद को लगता है कि वो लड़की उससे बात कर रही है, और इसीलिए वो स्माइल करता है। हे प्रीटी, क्या तुम भी यहाँ पर ध्रुव की बर्बादी देखने के लिए आई हो? आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ इस तरफ। आमोद को आज बहुत ही अच्छा लग रहा था, और उसकी वजह ये थी कि कम से कम आज वो खुद है जिसने ध्रुव के अगेंस्ट लड़ाई को शुरू किया था, और अब उसका अंत भी वो खुद ही करेगा। आखिर कौन है वो लड़की? क्या अपने डैड के कहने पर ध्रुव वाकई में उस लड़की से शादी कर लेगा? तृप्ति का क्या होगा? इस लड़की के आने से अब कौन सा मोड़ लेगा ध्रुव और तृप्ति का रिश्ता?
उसकी कोई जरूरत नहीं है, हट जाओ मेरे रास्ते से। इतना कहने के बाद वो लड़की आमोद को धक्का देकर वहां से हटा देती है और उस डायरेक्शन में बढ़ने लगती है जिस तरफ आमोद ने इशारा किया था। वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी जिसे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं थी। आमोद वहीं पर ही खड़ा हुआ बहुत देर तक उस लड़की को जाते हुए देखता रहता है। जरा पता करो कि ये खूबसूरत लड़की कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है। इसने बहुत ही आसानी से मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आमोद अच्छे से जानता था कि ये खूबसूरत लड़की इतनी आसानी से उससे इम्प्रेस नहीं होगी और इसीलिए उसे इम्प्रेस करने के तरीकों का इस्तेमाल करने से पहले आमोद उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। इस तरफ प्रेसिडेंट ऑफिस की एंट्रेंस पर अपने डैड की कॉल आने के बाद ध्रुव इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। उसके बाद ध्रुव ने सीधा निहाल को फोन लगा दिया था। वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को ये बताना चाहता था कि उसे किसी भी बेकार इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन निहाल के वहां पर पहुंचने से पहले ध्रुव को कॉरिडोर में हाई हील्स की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ध्रुव पीछे पलट कर देखता है और जो नजारा उसे दिखता है उसे देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है। तुम दोनों में से ध्रुव कौन है? मिस, यहाँ पर 2 लोग खड़े हुए हैं। क्या आपका फियांसे एक 60 साल का बूढ़ा आदमी हो सकता है? शट अप! तुम इस बुढ़े को मेरा फियांसे कैसे कह सकती हो? उसके बाद वो लड़की लंबे समय तक ध्रुव को देखती रहती है। ये बात सच थी कि ध्रुव काफी ज्यादा हैंडसम था, हर इस बात को नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन ये भी सच था कि उस लड़की को अपने पति के तौर पर केवल हैंडसम आदमी नहीं चाहिए था। मिस, आप कौन हैं? क्या आप ध्रुव को जानती हैं? वो प्रेसिडेंट देखता है कि एक जवान और खूबसूरत लड़की ध्रुव को ढूंढ रही है और इसलिए वो तुरंत ही उस लड़की से पूछता है, वैसे आपको इसके साथ सावधान रहना होगा। इसे दिल्ली में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसे न सिर्फ डींगे मारने का शौक है, लेकिन ये बाकी सबको अपने से कम भी समझता है। यहाँ तक कि इसने ये तक कहा है कि ये मुझे मेरी ही नौकरी से निकाल देगा। वो प्रेसिडेंट बुरी तरह से हंस रहा था, लेकिन अगले ही पल उस लड़की के चेहरे पर मौजूद घमंड और ध्रुव के लिए उसके चेहरे पर जो नाखुशी थी वो तुरंत ही बदल जाते हैं। अब उसके लिए वो प्रेसिडेंट उसका दुश्मन था। सही कहा इसने। उस लड़की की बात सुनकर प्रेसिडेंट को ऐसा लगा था जैसे कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। मैंने कहा कि तुम्हें अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। वो लड़की एक बार फिर से अपनी बात को दोहराती है और इसके अलावा वो और कुछ भी एक्स्ट्रा कहने की जहमत नहीं उठाती है। इस बार उस प्रेसिडेंट की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की क्या कहना चाह रही है। ओह, एक और बड़बोली लड़की। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम भी। जरा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए एक डॉक्टर बुलाता हूँ जो ये चेक करेगा कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। इतना कहने के बाद वो प्रेसिडेंट दरवाजा खोलता है और अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसे एक बार फिर से उस लड़की की आवाज सुनाई देती है। मेरा नाम निधि वर्मा है और मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकालती हूँ और ये अभी इसी वक्त होगा। अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। निधि वर्मा नाम की उस लड़की की बात सुनकर वो प्रेसिडेंट तो क्या, खुद ध्रुव भी हैरान हो गया था। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक से ही ध्रुव को कुछ याद आता है। निधि, ये तो उसी मेजर शेयर होल्डर का नाम है जिसने 3 दिन पहले जब रंधावा रियल एस्टेट के शेयर्स बिकने के लिए मार्केट में आए थे तब उन्हें करोड़ों में खरीदा था। तो क्या यही है वो? रंधावा रियल एस्टेट का नाम वर्मा रियल एस्टेट इसी की वजह से हुआ है। निधि वर्मा का नाम सुनकर उस प्रेसिडेंट के हाथ ऐसे कांपने शुरू हो गए थे जैसे कि वहां पर कोई भूकंप आ गया हो। यहाँ तक कि एक पल के लिए तो उसे ये तक लगा था कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। रूम के बाहर आमोद, देवेंद्र रंधावा और बाकी सब भी तमाशा देखने के लिए वहां पर आए हुए थे। प्रेसिडेंट पीछे पलटता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए उसकी आवाज कांपने लग जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम बताया तुमने अपना? निधि वर्मा नाम है मेरा। उसके बाद वहां अगले ही पल एक धम की आवाज सुनाई देती है और प्रेसिडेंट सबको अपने घुटनों पर बैठा हुआ नजर आता है। वहां पर मौजूद हर कोई इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक था। उस प्रेसिडेंट की भौहें सिकुड़ी हुई थी और वो पहले से कहीं ज्यादा घबराया हुआ नजर आ रहा था। क्या आप निधि वर्मा हैं जो कठौता एरिया से यहाँ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्ट करने के लिए आई हैं? हाँ, तुमने ध्रुव को इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से मना किया था, है ना? निधि वर्मा एक बार फिर से ध्रुव की तरफ देखती है। पिछले कुछ दिनों में उसने ध्रुव पर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की थी उसके हिसाब से ध्रुव वाकई एक ऐसा आदमी बन गया था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। आखिर ऐसा भी अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से निधि वर्मा ने इस तरह से अपना इरादा बदल दिया था? क्या निधि वर्मा का ध्रुव की जिंदगी में आना उसके लिए अच्छा है या बुरा?
निधि वर्मा का उस मिस्टीरियस बार के तौर पर खुलासा होने के बाद अब क्या मोड़ लेगी ध्रुव की जिंदगी?